सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चा लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th बिजनेस स्टडीज। सो बच्चा पार्टी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर अपना स्टार्ट किया बिजनेस स्टडीज के अंदर, जो कि था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि ये चैप्टर आपको ये बताएगा कि अगर तुम्हें बिजनेस करना है तो बिजनेस करने के कितने अलग अलग तरीके होते हैं। यानी कि अगर तुम सिंगल हो तो तुम कैसे बिजनेस कर सकते हो, अगर तुम्हें अपनी फैमिली के साथ बिजनेस करना है तो वो कैसे किया जाता है, अपने दोस्तों के साथ बिजनेस करना है यानी कि पार्टनरशिप करनी है तो वो कैसे की जाएगी, बहुत बड़ी कंपनी खोलनी है तो वो कैसे खोल सकते हैं और वहां पर बिजनेस कैसा होता है, और तो और अगर तुम थोड़ा सोशल वेलफेयर के लिए काम करना चाहते हो तो किस तरीके से कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज चलाई जाती हैं, वो सारी की सारी जानकारी यही चैप्टर देने वाला है। और लास्ट क्लास में तो मैंने तुम्हें सोल प्रोप्राइटरशिप बता ही दिया है कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कैसे चलाया जाता है, उसके साथ और बहुत सारे बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल्स के साथ तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट समझाया। पर अब तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है भाई? तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मुझे सबसे पहले तो सोल प्रोप्राइटरशिप का एक लाइन दे दो कि मैम ये लाइन पूरी अच्छे तरीके से सोल प्रोप्राइटरशिप को डिफाइन करती है। उसी के साथ सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर, मैरिट, डिमेरिट, सब कुछ मेमोरी ट्रिक के साथ पॉइंट्स लिख दो, ताकि मैम को ये पता चल सके कि हाँ, तुमने सोल प्रोप्राइटरशिप बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है बच्चों, तो अपनी अटेंडेंस लगाओ, चैप्टर 2 लेक्चर 2, और उसके बाद स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो बच्चा पार्टी, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। यानी कि आज हम पढ़ेंगे अपने फैमिली बिजनेस के बारे में। आज हम ये पढ़ेंगे कि अपनी फैमिली को साथ लेकर बिजनेस कैसे किया जाता है। बट हाँ, ये जो बिजनेस है ये सिर्फ हिंदू फैमिली फॉलो करती है, यानी कि हिंदू लॉ के अनुसार यहाँ पर जो बिजनेस है वो चलाया जाता है। ठीक है, तो अगर आप एक हिंदू फैमिली हैं, यानी कि अगर आप हिंदू लॉ को फॉलो करते हैं, यानी कि आप एक हिंदू फैमिली हैं और आपकी है एक खुशहाल बड़ी फैमिली और एक ऐसा बिजनेस जो सालों साल से चलता आ रहा है, तो आप आते हैं हिंदू अनडिवाइड फैमिली बिजनेस में। तो चलो समझते हैं कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस आखिरकार क्या होता है, क्या रिक्वायरमेंट है और इसको किस तरीके से चलाया जाता है। तो देखो बच्चे, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फाउंड ओनली इन इंडिया। तो बेटा यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि पहली बात तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो एक ट्रेडिशनल बिजनेस है, यानी कि बहुत पहले से ये चलता आ रहा है और ये बिजनेस आपको सिर्फ इंडिया में ही देखने को मिलता है। इट इज ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय, अब इसको कौन चला रहा है, किसका मालिकाना अधिकार है, वो आपको यहाँ पर समझाया जा रहा है। इट इज ओन्ड मैनेज्ड बाय द मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड इज गवर्न्ड बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। तो जरा इसको आप लॉक कर लें कि आपको ये एक्ट याद रखना है। याद है मैंने तुमसे क्या बोला था कि भाई जब तुम सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस कर रहे हो, अरे भाई जब तुम सिंगल हो तो तुम्हें किसके रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना है? किसी के भी नहीं। तुम आराम से अपना बिजनेस कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो, क्योंकि ना तो तुम्हें यहाँ किसी से कुछ पूछना है, ना किसी को जाके किसी चीज के बारे में जवाब देना है। प्रॉफिट भी तुम्हारे, लॉस भी तुम्हारे, सुख भी तुम्हारा, दुख भी तुम्हारा। वहां तुम्हें कंधा देने के लिए कोई नहीं आता कि तुम उसके कंधे पर सर रखकर रो लो, है ना। वहां सब कुछ तुम्हें खुद ही सहना होता है और अगर कुछ तुम्हें मिल रहा है रिवॉर्ड, तो उस रिवॉर्ड को भी तुम अकेले एंजॉय करते हो। तो वहां कोई ऐसा एक्ट नहीं पढ़ा तुमने जिसके अकॉर्डिंग तुम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करो। बट बेटा जी, यहाँ तो पूरी फैमिली है। और आप देखो भाई, जहां पर पैसे, बिजनेस, इन सब चीजों की बात आ जाती है ना, वहां पर कई बार रिश्ते भी जो होते हैं वो परायों जैसा बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कोई रूल्स तो होने चाहिए ना, कि भाई देखो, अगर हम इस तरीके का बिजनेस करेंगे तो सभी लोगों को इन नियम कानूनों का पालन करना पड़ेगा और इसी तरीके से उस बिजनेस को चलाया जाएगा। तो इसी लड़ाई झगड़े को अवॉइड करने के लिए, और कल को अगर वो लड़ाई झगड़ा होता भी है तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए ये बताया गया कि अगर आप एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस करते हो तो आपको एक एक्ट को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा और उस एक्ट के तहत आपको अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और वो एक्ट कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। प्लीज रिपीट आफ्टर मी, क्योंकि याद रखना है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के लिए कौन सा एक्ट है बेटा? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। अब देखो इसके अंदर और क्या बातें हैं। मेंबरशिप इन दिस बिजनेस इज एक्वायर्ड बाय द बर्थ। अब यहां पर आपको कब
कब प्रॉपर्टी में राइट मिल जाएगा भाई? कब तुम मेंबर बन गए उस बिजनेस के बाय बर्थ। मतलब कि देखो, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की खूबसूरत बात क्या है, नॉर्मली किसी भी बिजनेस का मेंबर बनने के लिए कम से कम 18 वर्ष की आयु होना जरूरी है। मतलब कि एक माइनर को बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कराया जाता। आप मेंबर नहीं बन सकते उस बिजनेस के अगर आप माइनर हो तो। लेकिन बेटा जी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ये कहती है कि जैसे ही तुमने इस धरती पर कदम रखा, तुम बोझ बनकर इस धरती पर आए और तुम्हारी किलकारियां हम लोगों ने सुनी, ठीक उसी दिन से तुम बन गए हमारे उस फैमिली बिजनेस के मेंबर। यानी कि तुम भी आ गए मांगने के लिए प्रॉपर्टी में अपना अधिकार। तुम्हारा भी हिस्सा अब हमें यहाँ पर देना पड़ेगा। तो बेटा मेंबरशिप यहाँ पे कैसे गवर्न होती है? यहाँ मेंबरशिप गवर्न होती है बाय बर्थ। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। एंड जनरली 3 सक्सेसिव जनरेशन। और यहां पर हमें कितनी जनरेशन चाहिए? 3 सक्सेसिव जनरेशन। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि आपके ग्रैंड फादर, फिर आपके फादर, और फिर उसके बाद आप। तो बेटा ये हो गई 3 सक्सेसिव जनरेशन। तो अगर आप जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को चलाना चाहते हैं तो हमारे पास एटलीस्ट 3 सक्सेसिव जनरेशन होनी चाहिए। ठीक है। द बिजनेस इज मैनेज्ड बाय द एल्डेस्ट मेंबर। अब सवाल उठता है कि इस बिजनेस को चलाएगा कौन? भाई सब लोग सोचे कि मैं चलाऊंगा मैं चलाऊंगा मैं चलाऊंगा, सब अपनी अपनी चलाने लग जाए तो वो बिजनेस नहीं चल पाएगा। अगर घर में सबकी चलेगी ना तो वो घर ढंग से चल नहीं पाएगा। क्योंकि सभी लोग, वही बात, हम सब अनप्रिडिक्टेबल एनिमल हैं यार, अलग अलग बुद्धि के लोग हैं। सबकी बुद्धि चलेगी ना तो बस वो तो घर चल लिया, वो बिजनेस तो हो गया। तो इसीलिए एक डिसीजन लिया गया कि देखो भाई, घर में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस किसके पास होगा? जो सबसे बुजुर्ग होगा। तो यहाँ पर उन्होंने यही बोला कि जो भी फैमिली के अंदर एल्डेस्ट मेंबर होगा, यानी कि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो भी होगा हमारे घर का, उसी को हम लोग यहाँ पर ये जिम्मेदारी सौंपेंगे। भाई उसके हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम ये मानकर चल रहे हैं कि उसको सारी जानकारी, उसको सारा एक्सपीरियंस है उस बिजनेस को चलाने का। तो बिजनेस को चलाने की जो बागडोर है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम देंगे द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली के हाथ में। ठीक है। अब भाई क्योंकि उसको एक अलग से हम यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, कुछ अथॉरिटीज दे रहे हैं, तो कुछ अलग से नाम भी देना पड़ेगा। तो भाई क्योंकि ये हमारे बिजनेस को आगे जाकर चलाने वाले हैं, पूरी जिम्मेदारी इनके कंधों पर है, तो बेटा जी हम इनको बोलेंगे यही है हमारे कर्ता धर्ता। तो यहाँ पर एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली को यहाँ पर क्या बोला जाता है बेटा? कर्ता। क्या बोलते हैं? कर्ता। तो देखो, द बिजनेस इज मैनेज्ड बाय द एल्डेस्ट मेंबर। वो एल्डेस्ट मेंबर को क्या बोलते हैं? कर्ता। नोन एज द कर्ता। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैडम बाकी सारे मेंबर को कोई नाम नहीं दिया जाता? बाकी सारे मेंबर बेकार है क्या? अरे नहीं भाई, तुम क्यों बेकार हो, तुम्हें भी एक यहाँ पर हम नाम देते हैं। जो अदर मेंबर्स होते हैं बेटा बिजनेस के अंदर, उनको बोला जाता है को पार्टनर्स। क्या बोला जाता है बेटा? को पार्टनर्स। को पार्टनर्स में को का मतलब तो हो गया साथ, है ना, जैसे हम बोलते हैं को एक्टर, यानी कि साथ में काम करने वाला। ऐसे को पार्टनर्स का मतलब होता है, पार्टनर मतलब हिस्सेदार। तो एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली जो करता होता है वो तो बिजनेस को चला रहा है, बट उसके साथ जो अदर मेंबर है उनका भी तो राइट है ना एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे, उनकी भी तो हिस्सेदारी है ना। तो ये हमारे वो लोग हैं जिनकी हिस्सेदारी है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर उस कर्ता के साथ। तो इसीलिए उनको बोला जाता है को पार्टनर्स। ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में, कि पहली चीज ये तो एक ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में ही दिखाई देती है, यानी कि इंडिया के अंदर ही ये बिजनेस चलाया जाता है। अगर आपको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस को रन करना है तो आपको 3 सक्सेसिव जनरेशन चाहिए। और साथ में मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगी इसके साथ, कि अगर आप सक्सेसिव जनरेशन की बात कर ही रहे हैं तो ये मत भूलिए कि यहाँ पर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की भी जरूरत होती है, यानी कि आपके पास आपके पूर्वजों की कुछ संपत्ति होनी चाहिए। ठीक है। और क्या बात है इसके बारे में मैम? इसके बारे में बेटा ये बात है कि आप जो भी यहाँ पर बिजनेस चला रहे हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, उसको आपको एक एक्ट के तहत चलाना होता है, जिस एक्ट का नाम है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। इसके अंदर कुछ रूल्स यहाँ पर दिए गए हैं कि किस तरीके से आप अपना ये फैमिली बिजनेस रन कर सकते हैं। इस फैमिली बिजनेस को चलाने की पूरी जिम्मेदारी, पूरी अथॉरिटी जो है वो रहती है द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली के हाथ में, जिसको हम बोलते हैं कर्ता। और उसके साथ काम करने वाले जितने भी मेंबर्स हैं उनको बोला जाता है को पार्टनर्स। ठीक है। तो पढ़ना इस तरीके से है कि पढ़ते पढ़ते ही सारी चीजें याद हो जाए। ठीक है। अच्छा, एक बात तो मैम आप बताना ही भूल गई। क्या बच्चों? मैम मेंबरशिप कैसे होती है यहाँ पर?
बेटा मेंबरशिप होती है कि जैसे ही आपका बर्थ हुआ इस फैमिली के अंदर, उसी टाइम पर आप इस फैमिली के क्या बन गए, यानी कि आप इस बिजनेस के क्या बन गए, मेंबर। ठीक है, तो बाय बर्थ आपको मेंबरशिप मिल जाती है। तो क्या हमने देखा बेसिकली किस तरीके से इनकी चेन है, किस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं, कि पहली बात तो एक करता है द एल्डेस्ट फैमिली मेंबर, जो इस पूरे बिजनेस को चलाने का काम करता है, सारे के सारे डिसीजन जो है वो ये करता धरता ही लेगा। ठीक है, उसके बाद नीचे हमारे पास इनके कुछ को पार्टनर्स हो सकते हैं, जैसे कि को पार्टनर्स एक बेटा या बेटी भी हो सकते हैं, को पार्टनर्स कोई ग्रैंड चाइल्ड भी हो सकता है, को पार्टनर्स कोई ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड भी हो सकता है। मतलब ये फैमिली कितनी भी लंबी चल सकती है, बट द मेन पॉइंट इज कि 3 सक्सेसिव जनरेशन की हमें यहाँ पर जरूरत होती है। ठीक है, चलो उसके बाद बेटा फीचर्स पढ़ेंगे, फीचर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब मैं एक बात आपको और क्लियर कर दूं, जब आप सिलेबस को देख रहे होगे सीबीएसई करिकुलम को, तो बेटा उसके अंदर ऐसे लिखा होता है टॉपिक के आगे, जैसे लिखा है फॉर एन एग्जांपल सोल प्रोप्राइटरशिप, कॉन्सेप्ट, मैरिट, डिमेरिट। ठीक है, इस तरीके से लिखा है। तो वहां पर कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि आपको उसके फीचर्स पढ़ने हैं, मीनिंग और फीचर। अब इसी तरीके से अगर आप ध्यान से उस सिलेबस को देखेंगे तो वहां पर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए भी लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट। तो दैट मीन्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF के आपको सिर्फ मीनिंग और फीचर्स पढ़ने हैं, आपको उसके मैरिट डिमेरिट नहीं पढ़ने, क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। मैं भी यहाँ पर आपको मैरिट डिमेरिट पढ़ाऊंगी, लेकिन मैं उसको डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी, मैं आपको उसकी हेडिंग समझा दूंगी, क्योंकि फीचर्स में ही वो सारे पॉइंट ऑलमोस्ट कवर अप हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको फिर ये बात फिर आगे जाके आपको इस चीज का कंफ्यूजन हो कि मैम आपने मैरिट डिमेरिट के तो डिटेल्स नहीं दिखाए, तो मैंने इसलिए यहाँ पर डिटेल्स नहीं शेयर किए हैं, क्योंकि वो आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है बच्चे, ओके। अब देखो फीचर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो उसको याद रखने के लिए कुछ ऐसा ही होना चाहिए ना जो रिलेट करता हो, ऐसी मेमोरी ट्रिक होनी चाहिए। तो देखो मेमोरी ट्रिक है, फैमिली लीडर कंट्रोल्स कंटिन्यूअसली मेंबर्स। फैमिली लीडर कौन होता है, कर्ता, वही तो कंटिन्यूअसली सारे मेंबर्स को कंट्रोल करता है। तो देखो इसी में सारे फीचर्स मैंने छुपा दिए, जिसमें F से मतलब है बेटा फॉर्मेशन, है ना। L से क्या मतलब है, जैसे कि पहला F था उससे फॉर्मेशन आ गया, L से आया लाइबिलिटी, C से आया आपके पास कंट्रोल, फिर इस वाले C से आया कॉन्टिन्यूटी, और M से आ गया बेटा माइनर मेंबर। तो अगर आप देखें तो कुछ पॉइंट्स तो बिल्कुल फीचर को डिफाइन कर रहे हैं। तो एक बार मेरे साथ फिर से बोलेंगे मेमोरी ट्रिक क्या है, फैमिली लीडर कंट्रोल्स कॉन्टिन्यूअसली मेंबर्स। ठीक है, जिसमें F से क्या है फॉर्मेशन, उसके बाद L से क्या है लाइबिलिटी, C से क्या है कंट्रोल, अनदर C से क्या है कॉन्टिन्यूटी, और उसके बाद M से क्या है माइनर मेंबर। ठीक है, चलो अब देखते हैं वन बाय वन कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। फॉर्मेशन, अगर आपने मेरे साथ मीनिंग कंसेप्ट समझ लिया तो आप अपने आप इस पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं। मैंने क्या बताया आपको कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस को आप कैसे चला सकते हो, कि सबसे पहले आपके पास 3 सक्सेसिव जनरेशन होनी चाहिए, आपके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 हमें प्रॉपर उसका ईयर भी मेंशन करना है, तो उसके तहत आपको रजिस्ट्रेशन कराना है और आप अपना बिजनेस चला सकते हैं। तो देखो यही कुछ बातें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो देखो जी क्या लिखा हुआ है, A joint Hindu family business comes into the existence by operation of Hindu law, not by an agreement। पहली बात तो आप इस बिजनेस को हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग चलाते हो, कोई अलग से उसके लिए कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया जाता है। Requires at least 2 members of Hindu family, कम से कम आपके पास यहाँ पर 2 मेंबर्स तो होने चाहिए। मेंबरशिप इज एक्वायर्ड बाय द बर्थ, यहाँ पर जो मेंबरशिप है वो बाय बर्थ ही आ जाती है आपके पास। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द बिजनेस, और आपका वो जो बिजनेस है उसका बेस क्या है, आपकी पूर्वजों की संपत्ति, क्योंकि आप अपने पूर्वजों की जो रियासत है आप उसे ही तो आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो ना, तो आपके पास वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। गवर्न्ड बाय, कैसे चला पा रहे हो, किसके रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हो, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ठीक है, तो एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो तो दिक्कत नहीं आती है बेटा आगे फीचर्स वगैरह किसी भी चीज में। अगला टॉपिक है आपके पास इसके अंदर, अगला पॉइंट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी, क्या अब मुझे तुम्हें ये बताने की जरूरत है कि लाइबिलिटी क्या होती है? सोल प्रोप्राइटरशिप में बहुत समय लगाकर लाइबिलिटी को समझाया है मैंने, कि जब आप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो वहां पर लाइबिलिटी का मतलब क्या है। लाइबिलिटी का सीधा सा मतलब है आपके ऑब्लिगेशंस, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, यानी कि आपकी जो देनदारी है उसकी क्या हद है। तो यहाँ हम लाइबिलिटी को 2 तरीके से पढ़ते हैं,
लिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप में लाइबिलिटी कैसी थी, बोलो कैसी थी, बोलो ना प्लीज 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 बोलो, सोल प्रोप्राइटरशिप में कैसी लाइबिलिटी थी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। और मैम ने क्या बोला था कि जब भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी देखने को मिले तो क्या चेप देना, एक लाइन, क्या थी वो लाइन, बोलो ना क्या थी वो लाइन, दैट योर पर्सनल एसेट्स कैन बी यूज टू पे ऑफ योर बिजनेस डेट्स, कि कल को अगर आपकी बिजनेस की उधारी नहीं आप चुका पाते हो अपने बिजनेस एसेट से, तो आपके पर्सनल एसेट्स को यूज करके भी आपके बिजनेस लाइबिलिटी को पे ऑफ किया जा सकता है। यही पढ़ा था। अब मैम जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस में ये लाइबिलिटी कैसी होती होगी, बेटा यहाँ पे लिमिटेड भी है और अनलिमिटेड भी है। मतलब मैम, बेटा जी यहाँ पर आप दो लोगों को देख रहे हो, एक तो आपके पास कर्ता है आपके, और एक तरफ है आपके को पार्टनर्स। अब बेटा एक बात आप लोग यहाँ पे ध्यान रखो, इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में सारी अथॉरिटी ना कर्ता के हाथ में है, यानी कि जितने भी डिसीजन लेता है वो सब डिसीजन कर्ता लेता है। तो कल को अगर कोई गलत डिसीजन ले लिया गया, या कल को कर्ता ने बिजनेस के नाम पर कोई लोन ले लिया और उसकी वजह से किसी तरीके का हमें नुकसान हुआ या कुछ भी हो सकता है, उसमें को पार्टनर्स का तो कोई लेना देना नहीं था, वो तो उस चीज में पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते थे। अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी तो कर्ता के हाथ में ही है। तो कल को अगर कुछ भी होता है तो को पार्टनर्स का कहना यह था कि हम भरपाई क्यों करें, जब हमारे हाथ में डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ही नहीं है। तो कल को कर्ता अगर किसी भी तरीके का डिसीजन लेता है, उससे कुछ भी अगर होता है, तो उसकी सारे नुकसान की भरपाई हम ही क्यों करें, इक्वल भरपाई क्यों करें हम। तो ऐसे में एक लॉ के अंदर फिर एक प्रोविजन आया कि ऐसा करते हैं कि क्योंकि कर्ता ही अकेला बिजनेस चला रहा है ना, एक तरीके से देखा जाए तो कर्ता एक सोल प्रोप्राइटर का ही तो रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि सारा बिजनेस वही मैनेज कर रहा है, को पार्टनर्स तो जस्ट उसको फॉलो कर रहे हैं। आप कह सकते हो वो तो एक एम्प्लॉय की तरह उसको फॉलो कर रहे हैं, अल्टीमेटली सारा काम तो कर्ता ही कर रहा है। तो कर्ता की तो लाइबिलिटी कर दी गई अनलिमिटेड, कर्ता की लाइबिलिटी क्या कर दी गई, अनलिमिटेड, कि भाई देखो तुम्हारी लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड रहेगी क्योंकि तुम ही सारे डिसीजन यहाँ पर ले रहे हो। तो अगर कल को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस की जो भी लाइबिलिटी होगी, जो भी डेट्स होंगे, अगर वो उस फैमिली बिजनेस के एसेट से नहीं पूरे हो पाए, तो कर्ता तुम्हारे पर्सनल एसेट्स यूज किए जाएंगे उस बिजनेस की लाइबिलिटी को पे करने के लिए। लेकिन को पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड ही रहेगी, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो कल को अगर बिजनेस के डेट्स बिजनेस के एसेट से ज्यादा हो जाते हैं, तो इनको अपने घर से कुछ नहीं लाना। अगर इन्होंने अपने बिजनेस में 10,000 रुपए लगाए हैं, तो इनकी लाइबिलिटी सिर्फ उस 10,000 तक की है, उससे ज्यादा ये लोग पैसा नहीं लेकर आएंगे। यानी कि इनकी लाइबिलिटी तो लिमिटेड हो गई, उसकी तो एक हद तय हो गई है, दैट देयर पर्सनल एसेट्स कैन नॉट बी यूज टू पे ऑफ द बिजनेस डेट्स। बट कर्ता के लिए हम लोगों ने ये बोल दिया कि कर्ता जी आपके पर्सनल एसेट्स तो यूज किए जाएंगे, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड। तो सिंपल सी बात है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कर्ता की लाइबिलिटी रहेगी अनलिमिटेड और को पार्टनर्स की रहेगी लिमिटेड। ठीक है, तो देखो द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज नॉट द सेम, यहाँ पर लाइबिलिटी सेम नहीं है। कर्ता की लाइबिलिटी कैसे दिख रही है बेटा आपको, कर्ता हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी बट को पार्टनर्स हैव लिमिटेड लाइबिलिटी, को पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है। लाइबिलिटी ऑफ द को पार्टनर्स इज रिस्ट्रिक्टेड, कहां तक रिस्ट्रिक्टेड है को पार्टनर्स की लाइबिलिटी, टू देयर शेयर इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जितना भी उस पूर्वजों की संपत्ति में उनका अधिकार होगा, उनका शेयर होगा, जितनी उनकी हिस्सेदारी होगी, सिर्फ वहां तक के लिए ही वो लाइबल है। पर्सनल एसेट्स ऑफ कर्ता, लेकिन कर्ता के जो अपने खुद के पर्सनल एसेट्स होंगे वो यूज किए जा सकते होंगे कल को बिजनेस एसेट्स को, सॉरी बिजनेस डेट्स को पे करने के लिए। ठीक है, तो देखो इसमें एक एग्जांपल है कि मान लो कभी अगर बिजनेस के एसेट्स इनसफिशिएंट हो गए टू रीपे द लोन, कोई लोन वगैरह ले रखा है बिजनेस ने, तो कर्ता के पर्सनल एसेट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है उस लोन की भरपाई करने के लिए। अदर मेंबर्स बिल्कुल भी यहाँ पर लाइबल नहीं होंगे, सिर्फ वो उतने पोर्शन के लिए लाइबल होंगे जितने तक का उनका हिस्सा होगा, उनके पर्सनल एसेट्स बिल्कुल सेफ है। तो लिमिटेड लाइबिलिटी में आपके पर्सनल एसेट्स सेफ होते हैं, लेकिन अनलिमिटेड लाइबिलिटी में उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है बच्चा जी, चलो आगे देखो जरा कंट्रोल। अब मैंने इतनी बार बोल दिया कि एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली बिजनेस को चलाता है, उसको रन करता है, कर्ता के हाथ में ही सारी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, तभी तो उस बेचारे को अनलिमिटेड लाइबिलिटी झेलनी पड़ रही है। तो यहाँ पर जो कंट्रोल है वो पूरी तरीके से किसके हाथ में है, कर्ता के हाथ में है। ठीक है, सो द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस रेस्ट एंटायरली विद द कर्ता, कर्ता ही यहाँ पर सारा बिजनेस चलाता है।
कंप्लीट डिसीजन मेकिंग यहाँ पर कर्ता के हाथ में ही है। हिज डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन दी ऑल द मेंबर्स, और सभी लोगों को, जितने भी को पार्टनर्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, सभी को उसके डिसीजन को फॉलो करना होता है और उससे वो बंधे हुए होते हैं। नो इंटरफेरेंस बाय द को पार्टनर्स इन डे टू डे मैनेजमेंट, और उनको कोई अलाउड नहीं है कि आप डे टू डे मैनेजमेंट में इंटरफेरेंस कर सको। कर्ता को जैसा ठीक लगेगा वैसा ही वो बिजनेस चलाया जाएगा। एंश्योर्स द क्विक एंड इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, तो कल को अगर उन्हें कोई भी डिसीजन लेना है तो वो क्विकली ले सकते हैं। अब मान लो घर के दादाजी ही सारा का सारा जो बिजनेस है वो संभालते हैं, सारे डिसीजन दादाजी ही लेते हैं, तो कल को उनके सामने कोई एक सिचुएशन आई, उन्हें उसका डिसीजन लेना है, तो उन्हें नहीं पूरी फैमिली को पहले इकट्ठा करना पड़ेगा, सबकी राय लेनी पड़ेगी, सबसे पूछना पड़ेगा, सब लोग अपनी अलग अलग बात बोलेंगे, पता नहीं डिसीजन लेने में फिर कितना टाइम निकल जाए। तो दादाजी को लगा कि नहीं यार, ये डिसीजन आज ही लेना है, और आज नहीं लिया तो बिजनेस को नुकसान हो सकता है। तो उन्होंने किसी से नहीं पूछा, उनके पास पूरी अथॉरिटी थी कि वो अकेले उस डिसीजन को ले सकते हैं और बिजनेस की भलाई के लिए काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्विक डिसीजन लिए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कर्ता को किसी से भी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती। तो कर्ता भी कहीं ना कहीं वो लग्जरी इंजॉय कर रहा है ना, एक सोल प्रोप्राइटरशिप जैसी, कैसी, एक सिंगल बंदे जैसी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्टिन्यूटी। अब देखो, थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी आप जो है अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर पाओगे। सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने कॉन्टिन्यूटी का पॉइंट पढ़ा है। क्या पढ़ा था हमने वहां पर? लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। वहां हमने ये पढ़ा कि क्योंकि देखो ये बिजनेस पूरी तरीके से हमारा सोल प्रोप्राइटर चला रहा होता है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है कि भाई उस बिजनेस को कौन चलाएगा उसके बाद, अभी इस चीज के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। हम तो ये मानकर चल रहे हैं कि वो एक सिंगल पर्सन है जो उस बिजनेस को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कल को अगर हमारे सोल प्रोप्राइटर के साथ कुछ भी हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, वो इंसेन हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है, तो हम ये कहेंगे कि उसका बिजनेस वहीं पर ही खत्म हो गया, सोल प्रोप्राइटर के साथ ही उसका बिजनेस चला जाता है। बट अगर मैं यहाँ पर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की बात कर रही हूँ, जहां पर हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, तो आप खुद सोचो, एक लॉजिकल बात सोचो कि क्या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ऐसे ही खत्म हो जाता होगा? क्या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कंटिन्यूटी नहीं होती होगी? अब मान लो उस बिजनेस को चलाने की जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी है वो कर्ता के हाथ में है, यानी कि द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। कल को अगर कर्ता के साथ कुछ भी हो जाता है, कर्ता बैंकरप्ट हो जाता है, इंसेन हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, कोई इलनेस हो जाती है, तो क्या उसके पास कोई और नहीं है जिसको वो बिजनेस संभालने के लिए दिया जा सके? बिल्कुल है, द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। कि मान लो एक कर्ता की डेथ हो गई, तो उसके डेथ के बाद तुरंत जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होगा फैमिली का, वो उस बिजनेस को संभाल लेगा। तो बेटा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स हैं हमारे पास उस बिजनेस को चलाने के लिए, तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कंटिन्यूटी होती है, ठीक है। सो द कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ ऑफ द मेंबर्स, द बिजनेस कंटिन्यूज इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द कर्ता। चाहे कर्ता की डेथ भी क्यों ना हो जाए, तब तक भी वो बिजनेस चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होगा फैमिली का, वो उस बिजनेस को चलाना फिर शुरू कर देगा। The next eldest member take up the position of the कर्ता, leaving the business stable। और इससे हमारे बिजनेस को कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमारा बिजनेस अपना स्टेबल तरीके से चलता रहेगा। The business can however be terminated with the mutual consent of the members। हाँ, कभी अगर मेंबर्स को ये लगता है कि अब हमें इस बिजनेस को बंद कर देना चाहिए, तो वो आपस में मिलजुल कर आपसी सहमति के साथ, म्यूचुअल कंसेंट का मतलब होता है बेटा आपसी सहमति, तो आपसी सहमति के साथ अगर वो चाहें तो उस बिजनेस को बंद कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसका आपको एक एग्जांपल दूं कि मिस्टर मेहता जो एल्डेस्ट मेंबर थे अपनी फैमिली के, जो कर्ता थे, उनकी डेथ हो गई, तो उसके बाद जो उनका बड़ा बेटा था ऑटोमेटिकली वो उस बिजनेस का नया कर्ता बन गया, क्योंकि अगला एल्डेस्ट मेंबर फैमिली का वही बच रहा था। तो जो हमारी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है वो कभी खत्म नहीं होती। डिडंट डिसॉल्व का मतलब क्या है कि वो खत्म नहीं हो रही है, इट कंटिन्यूड एज यूजुअल विद अ न्यू हेड। तो एक नया बॉस जो है वो हमारे बिजनेस को मिल जाता है और उस नए बॉस के साथ वो बिजनेस फिर से चल पड़ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारे पास माइनर मेंबर। अब सीधी सी बात, जब मैं आपको मीनिंग ही समझा रही थी तभी मैंने आपको ये बात समझा दी थी कि यहाँ पर मेंबर बनने के लिए आपको 18 इयर्स का होने तक का वेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने किलकारी ली भाई, उसी दिन से आप यहाँ पर इस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के मालिक बन जाते हो, यानी कि इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के मेंबर बन जाते हो। तो ये एक खूबसूरती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की
इसके अलावा किसी भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपको ये पॉइंट देखने को नहीं मिलेगा, एक माइनर को वहां पे मेंबर नहीं बनाया जाता है, बट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के अंदर एक माइनर भी मेंबर बन सकता है, ठीक है। सो even the minors can become the members because the membership is obtained by the birth। बस आप उस फैमिली में जन्मे हो, यानी कि आपका बर्थ हुआ हो बस उस फैमिली के अंदर, तो आप यहाँ पर मेंबर बन जाते हो। बर्थ इटसेल्फ गिव्स द मेंबरशिप राइट, क्योंकि आपका बर्थ ही आपको मेंबरशिप राइट दे देता है। एंड माइनर बिकम द को पार्टनर्स ऑटोमेटिकली, तो आप ऑटोमेटिकली ही यहाँ पर जो है को पार्टनर्स बन जाते हैं। कोई सेपरेट एग्रीमेंट हमें नहीं बनाना है, सारे मेंबरशिप और ऑनरशिप राइट्स जो है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है बच्चा पार्टी। तो फीचर्स क्लियर हो गए। क्या बात पता चली हमें फीचर्स से, कि अगर चलाना है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस तो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग चलाएंगे, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 को फॉलो करेंगे, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 फैमिली मेंबर्स होने चाहिए, अगर हमारे पास 3 सक्सेसिव जनरेशन है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट हम लोगों ने पॉइंट पढ़ा कि लाइबिलिटी कैसी होती है, तो कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, उसके पर्सनल एसेट्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। को पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, उनके पर्सनल एसेट्स बिल्कुल सेफ हैं, जितना उनका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हिस्सा है सिर्फ उतने तक के लिए ही वो लाइबल होते हैं। फिर हमने पढ़ा कॉन्टिन्यूटी। अब कॉन्टिन्यूटी ये कहती है कि भले ही कर्ता की डेथ भी क्यों ना हो जाए, उससे हमारे बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होगा फैमिली का वो कर्ता बन जाएगा और बिजनेस को चलाना शुरू कर देगा। कंट्रोल की अगर हम बात करें तो कंट्रोल पूरी तरीके से कर्ता के हाथ में होता है, सारी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कर्ता के हाथ में है। कर्ता बिल्कुल भी लायबल नहीं है, बिल्कुल भी आप कह सकते हो कि उसको इंटरफेरेंस नहीं पसंद है को पार्टनर्स का, वो अपनी मर्जी से सारे डिसीजन खुद से ले सकता है और क्विक डिसीजन ले पाता है। लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा कि एक माइनर भी बाय बर्थ जो है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर अपनी हिस्सेदारी ले सकता है, यानी कि बाय बर्थ ही आपको पार्टनर बन जाते हो। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में। तो बेटा अब यहाँ पर अगला टॉपिक है मैरिट्स। तो मैरिट्स डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, मैंने पॉइंट्स लिख दिए हैं, उसी को बस मैं आपको समझा दूंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपके यहाँ पर भी ये पढ़ाए जा रहे होंगे, क्योंकि ये कोर्स का पार्ट नहीं है। और अगर पढ़ाए जा भी रहे हैं तो मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग भी इस लैंग्वेज को बना सकते हैं, क्योंकि पॉइंट्स घूम फिर कर वही हैं, सिर्फ नाम बदल रहे हैं, चीजें वही हैं जो हमने फीचर और कॉन्सेप्ट में कवर अप कर ली हैं, ठीक है बेटा। तो देखो मैरिट्स में क्या लिखा हुआ है, एवरी चाइल्ड लव्स आइसक्रीम। क्या याद करना है मैरिट्स में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, कि वहाँ पे जितने भी बच्चे होते हैं सबको आइसक्रीम बहुत पसंद है, ये उसका मैरिट है। सो एवरी चाइल्ड लव्स आइसक्रीम। तो बेटा यहाँ पर ई से क्या है, ई से है इफेक्टिव कंट्रोल, सी से है कॉन्टिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस, एन से है लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द को पार्टनर्स, और आइसक्रीम का आई है इंक्रीज लॉयल्टी एंड द कॉपरेशन। तो बेटा पहले 3 पॉइंट की बात करूं तो शायद मेरे पढ़ते ही आपको समझ में आएगा कि यस मैम ये तो हमें पता है, पर फिर भी थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बेटा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफेक्टिव कंट्रोल। इफेक्टिव कंट्रोल का मतलब कि यहाँ पर जो कंट्रोल है वो ऐसा है जो आपको सही समय पर डिसीजन लेने में मदद कर रहा है। अब वो क्यों कर रहा है आपको डिसीजन लेने में मदद, क्योंकि सारा डिसीजन तो आप ही के हाथ में है ना, आप मतलब कर्ता को किससे पूछने की जरूरत नहीं पड़ती डिसीजन लेने से पहले। भले ही उसके साथ उसके बिजनेस में बहुत सारे मेंबर्स हैं, बट उसे किसी से नहीं पूछना, जब उसको दिखे कि कोई अपॉर्चुनिटी है बिजनेस के लिए तो वो क्विकली डिसीजन ले सकता है, यानी कि टाइम से अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प कर सकता है, ठीक है। उसके बाद सी कॉन्टिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस, ये हमने कॉन्टिन्यूटी के पॉइंट में पढ़ाई कि अगर एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली यानी कि कर्ता की डेथ भी हो जाती है तो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर जो होगा वो उसकी प्लेस ले लेगा। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द को पार्टनर्स, यस, क्योंकि यहाँ पर पूरा बिजनेस कर्ता संभालता है तो कर्ता की लाइबिलिटी तो डेफिनेटली अनलिमिटेड है, लेकिन एक पॉजिटिविटी है कि को पार्टनर सिर्फ उतने तक के लिए लाइबल है जितना उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हिस्सा है, यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी है। नीचे इंक्रीज लॉयल्टी एंड कॉपरेशन पॉइंट क्या बताता है कि यार देखो भले ही कर्ता सारे काम कर रहा है, कर्ता सारे डिसीजन ले रहा है, पर अल्टीमेटली बिजनेस हमारा, फैमिली हमारी, तो जब हम यहाँ पर काम करते हैं तो हम एक पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हैं, एक दूसरे के साथ कॉपरेट करते हैं, क्योंकि हम सेम फैमिली मेंबर्स हैं भाई, एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं हम लोग, अपना ही हमारा बिजनेस है, हमारे ही दादा परदादा का बिजनेस है जिसको आज हमारे पापा और हम लोग मिलकर चला रहे हैं। तो किस बात की लड़ाई झगड़ा, किस बात की आप कह सकते हो कि डिसऑनेस्टी, आपस में मिलजुल कर काम करेंगे, पूरी ईमानदारी से काम करेंगे, क्योंकि सब कुछ तो क्लियर है, एक आपके पास एक्ट भी है जो आपको सारी बात बता रहा है, तो यार किस चीज के लिए बेईमानी करनी है, किस चीज के लिए लड़ाई झगड़ा करना है। तो ये एक मैरिट की तरह हम लोग इसको लेते हैं कि यहाँ पर लॉयल्टी यानी कि एक ईमानदारी बढ़ रही है और कॉपरेशन आ रहा है, क्योंकि अपना खुद का ही बिजनेस है जो आप लोग यहाँ पर संभाल रहे हो, ठीक है।
चलो, लेकिन भाई देखो, हर चीज अपनी बुराइयों के साथ आती है। हर चीज, कोई भी इंसान भी क्यों ना हो, देखो अगर मेरे अंदर अगर 10 अच्छाई है तो हो सकता है 2 बुराई भी हो, तो ये तो भाई कह सकते हो कि उस कुदरत की देन है कि भाई देखो बुराइयों के साथ हम आए हैं। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के अंदर भी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ रुकावटें हैं, कुछ बुराइयां हैं इसकी भी। तो देखो क्या है, लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग डिक्रीजेस द लीडरशिप। और देखो कब कब दिक्कत आती है, कब लड़ाई झगड़े होते हैं, जब अंडरस्टैंडिंग खराब हो जाती है। तो बस लिमिटेशन को भी मैंने इस तरीके से डिफाइन कर दिया, लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग डिक्रीजेस द लीडरशिप। जब अंडरस्टैंडिंग गड़बड़ा जाए तो लीडरशिप करना मुश्किल हो जाता है। तो बेटा एल से है यहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेज, यू से है अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता, डी से है द डोमिनेंस ऑफ कर्ता, और एल से है लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। अब देखो बेटा, यहाँ पर आप कहेंगे कि मैम यहाँ लिमिटेड रिसोर्सेज क्यों है, यहाँ तो अच्छा खासा फैमिली का बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटरशिप में थे ना लिमिटेड रिसोर्सेज। तो हाँ बेटा, सोल प्रोप्राइटरशिप रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो सोल प्रोप्राइटरशिप में सबसे कम रिसोर्स होते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली में डेफिनेटली आपके सोल प्रोप्राइटर से तो ज्यादा ही आपके पास रिसोर्स है, बट फिर भी एक लिमिटेशन है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। आप पूरी तरीके से किस पर डिपेंड कर रहे हो, आपका बिजनेस चल किस पे रहा है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। अब जरूरी थोड़ी है कि हर किसी की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा ही होती हो, जरूरी थोड़ी है कि हर कोई बहुत ज्यादा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के साथ ही चलता आ रहा हो उसका बिजनेस। भाई किसी के पास प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, किसी के पास कम होती है, बट अल्टीमेटली द पॉइंट इज कि रिस्ट्रिक्शन है ना कि सिर्फ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ही आपके बिजनेस को डिफाइन कर रही है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि लिमिटेड रिसोर्सेज है, और उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को शेयर करने वाले मेंबर्स भी तो बहुत ज्यादा हो सकते हैं ना। तो उसके कंपैरिजन में भी अगर हम देखें तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता, अगर मैं को पार्टनर्स की साइड से देखूं तो मैरिड था कि भाई उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी है, बट वहीं पे अगर बेटा कर्ता की साइड से देखा जाए तो एक तो वो पूरा कारोबार संभाल रहा है, सब कुछ देख रहा है, सारी जिम्मेदारियों को संभाल रहा है, प्लस उस बेचारे की लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड है कि कल को अगर बिजनेस में कोई भी गड़बड़ होती है, नहीं चुका पाए हम लोन्स वगैरह, तो उस बेचारे को अपने पर्सनल एसेट्स देने पड़ेंगे, जो उसने बेचारे ने कमाया होगा, जो जोड़ कर रखा होगा, वो सारा पैसा भी उसका निकल जाएगा बिजनेस के डेट्स को पे ऑफ करने के लिए। ठीक है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखो डिमेरिट है। फिर डोमिनेंस ऑफ कर्ता, फिर चौड़े में भी तो रहता है कर्ता, कर्ता कहता है मैं ही तो हूं यहाँ का कर्ता धर्ता, सब कुछ मैंने ही संभालना है। तो बहुत सारे डिसीजन जब वो लेता है तो बहुत डोमिनेंस के साथ लेता है, यानी कि उसी का ही कह सकते हो कि पूरे फैमिली में उसी का बोलबाला है, उसकी मर्जी के बिना बिजनेस में कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो कई बार वो को पार्टनर्स को के दिल को दुख दे देता है कि यार हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, क्या ही हम तो एम्प्लॉय की तरह यहाँ काम कर रहे हैं, हमारे तो कोई सुनता ही नहीं है, यहाँ सारा का सारा डिसीजन तो ये करता लेता है, पूछता भी नहीं हमसे कभी भी कुछ। तो एक डोमिनेंस यहाँ पर है कर्ता का। लिमिटेड मैनेजरल एबिलिटी, अब वही बात आ गई सोल प्रोप्राइटरशिप वाली, वहां भी वो बेचारा अकेला बिजनेस चला रहा था, यहाँ कर्ता अकेला बिजनेस चला रहा है। अब जरूरी थोड़ी है कि कर्ता के अंदर भी सारी मैनेजरल एबिलिटीज हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ मैनेजरल एबिलिटीज की कमी आ जाती है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो हमारा एल्डेस्ट मेंबर है फैमिली का उसके अंदर वो सारी एबिलिटीज हो जो एक बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए होती है। ठीक है, तो ये बेटा मैंने सारी बातें आपको बताई जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में, जिसमें हमने उसका कॉन्सेप्ट समझा, मीनिंग, फीचर्स, उसके मेरिट्स और उसके लिमिटेशन। अब कुछ और एडिशनल बातें भी हैं जो यहाँ पर आपको समझनी होंगी। मैंने आपको ये बोला कि जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है उसको एक एक्ट गवर्न करता है, विच इज हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। यानी कि 1956 के टाइम पे जो सिचुएशंस रही होंगी उसके हिसाब से इस एक्ट को बनाएगा। और आपको पता है कि हमारी जो सोसाइटी रही है पुराने टाइम से वो मेल डोमिनेंट रही है ना। यानी कि कल को अगर पिताजी का बिजनेस है तो घर में चाहे बेटी भी क्यों ना हो लेकिन अधिकार बेटे को ही मिलेगा। जो पिताजी की प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी में भी अधिकार बेटे को ही मिलेगा। ऐसी हमारी पुरानी सोच चलती आ रही है। लेकिन जैसे वक्त बदलता है, लोगों की सोच बदलती है, चीजें बदलती हैं, तो हमें यहाँ पर अपने एक्ट में भी, अपने कानूनों में भी बदलाव करना पड़ता है। तो कुछ ऐसा ही बदलाव आया हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंदर भी। और जब भी किसी एक्ट में बेटा बदलाव आता है ना उसे अमेंडमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसे कहते हैं हम लोग, जब भी किसी एक्ट में कोई चेंज आता है तो उस चेंज को हम लोग कहते हैं अमेंडमेंट। ठीक है, तो ऐसा ही एक चेंज, ऐसा ही एक अमेंडमेंट हमारे हिंदू सक्सेशन एक्ट में भी आया 2005 में। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट अमेंडमेंट 2005 हमें ये कहता है कि अब से इक्वल राइट दिया जाएगा डॉटर्स को भी, यानी कि जो बेटियां हैं उनको भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट करने का राइट मिलेगा। पिता की संपत्ति में उनको भी अधिकार मिलेगा। तो सारे बेटे हो जाओ सावधान कि तुम्हारी जो दीदी है, तुम्हारी जो ये छोटी छोटी
प्यारी प्यारी जो शरारती तुम्हारी बहन है ना, कल को अगर इसको परेशान करोगे ना तुम, तो इसका भी पूरा अधिकार है बेटा प्रॉपर्टी में। ये मत सोचना पिताजी की सारी प्रॉपर्टी तुम ही हड़प लोगे, बेटा जी ये भी अधिकार रखती हैं, ये भी छीन लेंगे तुमसे सारी प्रॉपर्टी। तो बेटा बहनों को परेशान मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। चलो देखो, द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 brought an important change by giving equal rights to the daughter। अब कहेंगे कि मैम के चेहरे पे भी कितनी स्माइल आ गई है ये देख के कि बेटियों को भी बहुत अच्छा अधिकार दिया जा रहा है कि उनको भी प्रॉपर्टी में राइट मिलेगा। हाँ भाई, अगर इक्वल राइट मिल रहा है तो कितनी अच्छी बात है, चाहे हम ले या ना ले प्रॉपर्टी, लेकिन कम से कम रौब तो झाड़ सकते हैं ना। सो अ डॉटर बिकम द को पार्टनर्स बाय बर्थ, क्योंकि पहले अलाउड नहीं था, 1956 के एक्ट में अलाउड नहीं था कि डॉटर को भी को पार्टनर्स बनाया जाए बाय बर्थ, लेकिन 2005 के एक्ट के अमेंडमेंट के बाद डॉटर को भी को पार्टनर्स बनाया जाता है बाय बर्थ जस्ट लाइक अ सन। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड इक्वली अमंग द को पार्टनर्स। तो जब भी बंटवारा होता है तो बंटवारे के टाइम पर सभी के बीच में, सभी को पार्टनर्स के बीच में जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो इक्वली बांटी जाती है, चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप डॉटर हो चाहे आप सन हो, यानी कि जेंडर के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, अब सबको समान अधिकार मिलेगा। The eldest member of the family, whether the male or female, can become the कर्ता of joint Hindu family business। अब चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, पहले कर्ता सिर्फ मेल मेंबर बन सकता था, लेकिन 2005 के बाद चाहे आप मेल है चाहे फीमेल है, आप कर्ता बन सकते हैं अगर आप एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली हैं तो। इवन तुम्हें पता है, अगर तुमने सोचा कि अरे बहन का कब तक अधिकार होगा प्रॉपर्टी में, जब तक उसकी शादी नहीं होती। अरे एक बार इसकी शादी हो गई तो कहाँ ये प्रॉपर्टी पे अपने हक जमाने के लिए आ पाएगी। ओ बेटा जी, ये जो तुम्हारे जीजू सा होंगे ना, जीजू सा, वो तुम्हारी बहिना को कहेंगे कि तुम्हारी जो पप्पा की प्रॉपर्टी है ना उसमें तुम्हारा भी अधिकार है और तुम अभी भी उस प्रॉपर्टी को ले सकती हो, तो जाओ जल्दी और जाके अपना अधिकार मांगो। तो कल को जीजू सा भड़का ना दे तुम्हारी बहिना को, तो पहले से ही सब कुछ संभाल के रखना, सब कुछ समझा कर रखना, क्योंकि देखो हिंदू सक्सेशन एक्ट क्या कह रहा है, कहता है अ मैरिड डॉटर, अगर लड़की शादीशुदा हो तो भी शी हैज द इक्वल राइट इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली। शादी के बाद भी उसका पिता की प्रॉपर्टी में, पुश्तैनी प्रॉपर्टी में पूरा पूरा अधिकार है। तो बेटा बहनें तुम्हें परेशान करने वाली हैं तो संभल के रहना, बहनों को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना, ठीक है। तो अमेंडमेंट समझ में आ गया, और इसलिए इसका नाम क्या, देखो जेंडर इक्वालिटी इन जॉइंट हिंदू फैमिली। तो यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी मिल गई थी। तो बेसिकली अगर मैं एक कंपैरिजन देखूँ तो क्या हुआ, 2005 से पहले सिर्फ बेटों को ही अधिकार था कि वो को पार्टनर्स बन सकते हैं, यानी कि उन्हीं की हिस्सेदारी थी। जो एल्डेस्ट मेल मेंबर था सिर्फ वही कर्ता बन सकता था। डॉटर के पास लिमिटेड राइट थे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, लेकिन 2005 के अमेंडमेंट के बाद चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों को पार्टनर्स बन सकते हैं। एल्डेस्ट मेंबर चाहे मेल हो फीमेल हो, वो कर्ता बन सकते हैं। डॉटर्स को अब इक्वल राइट मिल गया है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, चाहे उसकी शादी भी क्यों ना हो गई हो, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। चल अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब एक और टॉपिक हमारे पास निकल कर आता है कि इस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को चलाने के हमारे पास दो सिस्टम हुआ करते थे। कुछ लोगों की बुक में ये सिस्टम दे रखे होंगे, कुछ लोगों की बुक में नहीं दे रखे होंगे, बट फॉर दी सेफर साइड मैं आपको पढ़ाकर चल रही हूँ। अगर आपके स्कूल में पढ़ाए जा रहे हैं तो आप पढ़ लीजिए, अगर आपके स्कूल में नहीं पढ़ाए जा रहे हैं तो आप इसको आगे के टॉपिक को स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो, तो बेटा दो सिस्टम हमारे यहाँ पर उस टाइम पे चला करते थे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के। एक को बोला जाता है मिताक्षरा, एक को बोला जाता है दया भाव। तो बेटा इस सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो पहली बात तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है इंडिया के अंदर, कि अगर आपका एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है तो सबसे ज्यादा इसी सिस्टम को अडॉप्ट किया जाता है। इसलिए जो हम कॉन्सेप्ट भी पढ़ते हैं वो इसी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। बट ऐसा कहा जाता है कि ये वाला जो सिस्टम है वो इंडिया के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में फॉलो किया जाता है, सिर्फ वेस्ट बंगाल और असम को छोड़कर, ठीक है। तो इन दो जगहों को छोड़कर सभी जगहों पर ये वाला जो सिस्टम है वो फॉलो होता है, जहां पर कोई भी एक पर्सन जो है वो को पार्टनर बन जाता है बाय बर्थ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो डिफरेंस करता है इन दोनों सिस्टम के अंदर, कि यहाँ पर आपको को पार्टनर बनने का अधिकार बाय बर्थ मिलता है, मतलब पिता की संपत्ति पर जो बेटे और बेटी दोनों को अधिकार मिलता है वो बाय बर्थ ही मिल जाता है।
जैसे आप पैदा हुए उस जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस के जॉइंट इन द फैमिली में, आपको उनके बिजनेस में अधिकार मिल जाएगा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे राइट मिल जाएगा, ठीक है। सो एवरी को पार्टनर्स एक्वायर एन इंटरेस्ट इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी फ्रॉम बर्थ, तो बर्थ से ही आपको यहाँ पर अधिकार मिल जाएगा। कर्ता पूरे फैमिली बिजनेस को मैनेज करेगा लेकिन, और पूरी प्रॉपर्टी को। जैसे कि एक बच्चा पैदा होता है हिंदू फैमिली में दिल्ली के अंदर, तो ऑटोमेटिकली वो को पार्टनर बन गया बाय बर्थ अंडर दिस सिस्टम, यानी कि मिताक्षर सिस्टम के अंदर उसी दिन से ही उसको जो है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में राइट मिल गया, यानी कि बाय बर्थ। बट अगर मैं दूसरे सिस्टम की बात करूं विच इज दया भाग सिस्टम, तो पहली बात तो ये सिस्टम ज्यादातर फॉलो किया जाता है वेस्ट बंगाल और असम के अंदर, ठीक है। यहां पर लेकिन आपको जो राइट है प्रॉपर्टी पे वो बाय बर्थ नहीं मिलते, यानी कि यहां आप को पार्टनर्स बाय बर्थ नहीं बनते हो। यहां आपको पिता की संपत्ति पर जो अधिकार है वो आपको सिर्फ उनकी डेथ के बाद ही मिलेगा, यानी कि अगर आपको उनकी संपत्ति चाहिए तो उनकी संपत्ति को आप उनकी डेथ के बाद ही इस्तेमाल कर पाएंगे, और वो तभी आपके नाम पर होगी, उससे पहले नहीं, ठीक है। सो राइट इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अराइज ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे आपका जो अधिकार है वो सिर्फ पिता की डेथ के बाद ही आएगा। ड्यूरिंग द फादर्स लाइफ टाइम, यानी कि जब तक फादर जीवित है, चिल्ड्रन डू नॉट हैव ऑनरशिप राइट इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, तो आपको मालिकाना अधिकार नहीं मिलेगा। अब भाई पिताजी आपको अपने साथ रख रहे हैं, वो तो उनका प्यार है, उनका बड़प्पन है, लेकिन आप सोचो कि आप मालिक बन गए हो उस घर के, तो मालिक तो आप फिलहाल नहीं बने हो। हाँ, अगर आप मिताक्षर सिस्टम को फॉलो करते हो तो आप बन गए मालिक, ठीक है। द फादर हैज द ग्रेटर कंट्रोल ओवर द प्रॉपर्टी, और यहाँ पर फादर का पूरा कंट्रोल होता है प्रॉपर्टी पे। जैसे कि अगर दया भाग सिस्टम की अगर मैं बात करूं, अ सन एक्वायर्स अ शेयर इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ओनली आफ्टर हिज फादर डेथ, तो एक बेटे को अधिकार सिर्फ और सिर्फ तभी मिलेगा जब फादर की डेथ हो जाएगी, ठीक है। सो बच्चे, दिस वाज ऑल अबाउट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा कुछ लंबी चौड़ी बातें नहीं थी, कुछ डिफिकल्टी नहीं थी। अगर आपने समझ लिया है तो ये चैप्टर ऐसा है कि आप खुद से भी लिख सकते हो, बस पॉइंट्स याद रखना, अंदर का कंटेंट खुद लिख सकते हो, क्योंकि रिपीटेडली सेम चीजें आ रही हैं, सेम पॉइंटर्स हैं, बस आपको ये समझना है कि कौन सी चीज कहाँ अप्लाई होती है। तो मैं बहुत लॉजिकली कनेक्टेड, एक कनेक्शन बनाते हुए आपको सारी चीजें समझा रही हूँ, और ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट समझ भी पा रहे होंगे, ठीक है बच्चा पार्टी। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया या नहीं आ गया, मैम को थम्स अप करना, थोड़े एक दो दिल भेज देना, ताकि मैम को भी एक मोटिवेशन मिल जाए, मैम को समझ में आ जाए कि बच्चे ने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी एक ऐसे बिजनेस के साथ जो तुम अपने यार दोस्त के साथ कर सकते हो, तो मेरी इस वीडियो का जरूर इंतजार करना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।